Hello dear friends, welcome again to your on YouTube channel Career Launcher Academy. I hope that you will be fit and fine students. Students, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, ये जो कि आज होने वाली है, जो आज का लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम बहुत ही बेसिक बात करेंगे। आज हम सीखेंगे इस वीडियो के थ्रू कि किस प्रकार से सेंटेंसेस, जो हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए। हाँ, किस प्रकार से हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए। ये बहुत सारे बच्चों की समस्या है। जैसे हम पढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि बच्चे किस प्रकार से जूझते हैं, किस प्रकार से परेशान होते हैं। उनको पता नहीं होता कि उन्होंने जो सेंटेंस बनाया है उसका मीनिंग क्या है। तो स्टूडेंट्स, आज अगर आपको भी इस प्रकार की समस्या है, इफ यू आर अ बिगिनर और आपको इंग्लिश कम आती है, तो डरिए मत। इंग्लिश बहुत ईजी है, बहुत आसान है। आज मैं आपके लिए इंग्लिश को बहुत आसान बनाने जा रहा हूं, और खासकर आपके ट्रांसलेशन को। तो स्टूडेंट्स, इफ यू आर फीलिंग एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी इन योर ट्रांसलेशन, अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है ट्रांसलेशन से संबंधित, तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपकी वो कम से कम 80% यहां पे ठीक होने वाली है। क्योंकि आज हम एक पोर्शन को, एक विशेष बात पर, एक विशेष हिस्से के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप बने रहिएगा अपने YouTube चैनल के साथ। तो आइए शुरू करते हैं कि हमें किस प्रकार से ट्रांसलेशन करना सीखना है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब समझते हैं कि ट्रांसलेशन को हम कैसे करें, कैसे सीखें। सबसे पहले थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। किसी भी बच्चे को अपने मन पर, मस्तिष्क पर जरा सा भी बोझ डालने की आवश्यकता नहीं है। हवा की तरह बहते रहिए, पानी के फ्लो में बहते रहिए, तो इस प्रकार से आप सीख जाएंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हमें क्या जानना चाहिए कि जो गिवन सेंटेंस हमें हिंदी का दिया गया है वो कैसा है, अर्थात उसके अंदर किस प्रकार की क्रिया का यूज हुआ है, वर्ब का यूज हुआ है। क्योंकि स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि कोई भी सेंटेंस इंग्लिश का कितना भी बड़ा, कितना भी छोटा हो, उसको बिना क्रिया के नहीं बनाया जा सकता। तो सबसे बेसिक चीज, सबसे अच्छी चीज, या सबसे जो मेन चीज है जो आपको ध्यान रखना है, वो है कि आपके पास जो वर्ब है उस सेंटेंस में वो कैसी है। एक्शन वाली है, नॉन एक्शन वाली है, एक्शन वाली है या नॉन एक्शन वाली है। तो उन दोनों सेंटेंसेस को बनाने का थोड़ा सा डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं वर्ब के बारे कि वर्ब देखिए क्या क्या, किस प्रकार की हो सकती है। एक वर्ब जो हो सकती है वो ऐसी हो सकती है जो क्या करेगी, सब्जेक्ट है ना, जो सब्जेक्ट जान ले क्या होता है पहले। तो सब्जेक्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, जिसके बारे में बात की जाती है उसको सब्जेक्ट कहते हैं, या जो कार्य करता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। सेंटेंस के अंदर, वाक्य के अंदर जिसके बारे में बात की जाती है उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? सब्जेक्ट। और जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसको भी सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे यह एक मार्कर है तो यह इसमें क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा। और मार्कर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। आपको यह भी थोड़ा सा अगर जानना है कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। तो पहले बस इतना जान लें कि आप हिंदी के दिए वाक्य को ये जाने, ये समझें कि इसके अंदर जो क्रिया आई है वो कैसी है। क्या वो स्टेट दिखाने वाली क्रिया है, क्या वो अधिकार यानी कि पोजीशन दिखाने वाली क्रिया है, और क्या वो एक्शन दिखाने वाली क्रिया है। मैं तीनों का एग्जांपल आपको देना चाहूंगा ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। तो स्टूडेंट्स, देना है आपको, ध्यान से समझना है। बस एक बार थोड़ा सा बेसिक कर ले, जो फिर ट्रिक है, जो वो ट्रिक है आप जिससे आसानी से किसी भी सेंटेंस को, मतलब किसी भी सेंटेंस को आप चेंज कर पाएंगे, कहां से, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, यहां पे सुनिएगा, आपने वर्ब देखिएगा, आप एक वर्ब होती है जो स्टेट दिखाती है। अब देखिएगा, चाहे स्टेट हो, चाहे अधिकार दिखाना हो, चाहे स्थिति दिखानी हो, या कार्य दिखाना हो, ये तीनों किस चीज के होते हैं? सब्जेक्ट के होते हैं। किसके होते हैं? सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट इस टाइम किस हालात में है ये अगर दिखाना हो तो उस वर्ब को कहते हैं स्टेट, और वहां पर कभी एक्शन नहीं होता। ध्यान रखेंगे कि मैं एक अध्यापक हूं, इस सेंटेंस में कोई भी एक्शन नहीं है, बस मेरी स्टेट दिखाई गई है कि मैं वैसे तो ह्यूमन बीइंग हूं, मैं किसी का बेटा भी हूं, ठीक है, मैं किसी का पापा भी हूं, पिता भी हूं, फादर भी हूं। तो लेकिन स्टूडेंट्स, अब मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं, तो अब मेरी स्टेट क्या है? टीचर की अवस्था में मैं हूं। अब मेरी अवस्था जो है, मेरी स्टेट जो है, स्थिति जो है, वो एक टीचर की है, इसमें कोई एक्शन नहीं है, तो इसको कहते हैं नॉन एक्शन सेंटेंस। उसके बाद कि मेरे पास एक मार्कर है, या मैं एक मार्कर रखता हूं, इसके अंदर भी कोई एक्शन नहीं है स्टूडेंट्स, इसको भी हम काउंट करेंगे नॉन एक्शन सेंस के अंदर।
और उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, और जैसे ही मैंने कहा पढ़ाना, पढ़ाना यहां पर हो जाएगा क्रिया। और क्रिया आपको थोड़ा सा बता दूं कि आदमी दो तरह से एक्शन करता है स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा सा ध्यान रखें। एक तो क्या करता है, फिजिकल एक्शन हो सकता है उसका, फिजिकली वो एक्शन करता है, और क्या करता है, मेंटली एक्शन करता है, यानी कि मेंटल एक्शन हो सकता है स्टूडेंट उसका। क्या हो सकता है, मेंटल एक्शन हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि मैं पढ़ा रहा हूं, इसमें मैं फिजिकल क्रिया भी कर रहा हूं और साथ में अपने माइंड का भी यूज कर रहा हूं, तो मैं पढ़ा रहा हूं। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि फिजिकल एक्शन है, तो इस सेंटेंस में क्या है, एक्शन है। तो आपको यही जान लेना है कि कौन सा सेंटेंस एक्शन वाला है और कौन सा नॉन एक्शन वाला है। और स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम जिनको ट्रांसलेट करना सीखेंगे वो सीखेंगे नॉन एक्शन वाले सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स ध्यान दें, जब स्टूडेंट्स अगर किसी सेंटेंस के अंदर अधिकार दिखाने वाले जो शब्द है, रखता हूं, पास है, ऐसे शब्दों का प्रयोग ना हो, और ना ही वहां पर जैसे मैं खा रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, क्रिया दिखाने वाले शब्दों का प्रयोग ना हो, तो वहां पर आप क्या कहोगे कि वहां पर आपके पास है सेंटेंस के अंदर आपको सब्जेक्ट की स्टेट दिखानी है, और वो सेंटेंस जो हमारा है नॉन एक्शन है। और जब भी स्टूडेंट आपके पास नॉन एक्शन सेंटेंस होगा तो उसको बनाने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा इज, एम आर या वॉज वर्ग का आपको यूज करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स आपको प्रेजेंट की स्टेट दिखानी है किसी भी सब्जेक्ट की, तो आपको लगाना है इज, एम आर, और जब पास्ट की स्टेट दिखानी है तो क्या लगाना, वॉज वर्ग। तो मैंने कुछ सेंटेंसेस यहां पे लिखे हैं, उनको हम ट्रांसलेट करेंगे, फिर बढ़ेंगे आगे और धीरे धीरे करके हम सीखेंगे। तो स्टूडेंट देखिएगा, वे बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, वो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। और आपको थोड़ा सा ध्यान दें, यहां पे मैंने लिखा है इज को तब लगाना है जब सेंटेंस के बाद में आपको मिलता है, और एम को तब लगाना है जब आपको किसी सेंटेंस के बाद में मिलता है हूं, और आपको आर तब लगाना है जब किसी सेंटेंस के बाद में मिलता है आपको हैं। है नहीं स्टूडेंट्स, हैं अर्थात ज्यादा हैं, अर्थात ज्यादा हैं। जब एक है तो इज, और ज्यादा है तो आर, और जब सिर्फ हूं है तो आपको लगाना है एम। तो आपके लिए हो जाएगा बहुत ज्यादा आसान। स्टूडेंट्स आपको जब भी हिंदी से इंग्लिश बनानी है तो आपका जो सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में बात की जाती है, देखो मैं सर्कल कर रहा हूं इसको, उसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है, उसको वहीं पर रखना है जहां पर वो आया है। लेकिन ज्यादातर बच्चे कहीं जिनको बिगिनर्स होते हैं, जो शुरुआत में सीखते हैं, वो क्या करते हैं, हिंदी को इंग्लिश के साथ क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। हिंदी का स्ट्रक्चर अलग तरह का स्ट्रक्चर है और इंग्लिश का स्ट्रक्चर अलग तरह का स्ट्रक्चर है। तो वो क्या करते हैं, दे वेरी गुड प्लेयर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां पर वो क्या गलती कर देते हैं और बाद में लगा देंगे आर। तो इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर बिल्कुल भी इस प्रकार से नहीं बनेगा। तो स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश बनाते समय जब आपको क्या रखना है, सब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट की जगह ही रखना है। तो हमारा सब्जेक्ट है स्टूडेंट वे, और वे को हम इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, दे। और स्टूडेंट के बाद बिल्कुल लास्ट में जाना है, सेंटेंस का इंडिकेशन क्या बनना है, सेंटेंस कैसे बनेगा, वहीं से आपको पता चलेगा। और लास्ट में हमारे पास सेंटेंस क्या है, स्टूडेंट्स क्या है, सेंटेंस में है, और है, सॉरी है नहीं है, हैं, और हैं के लिए आपको क्या लगाना है, आर। क्या लगाना है, आर। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको जो रेस्ट पार्ट है, रेस्ट पार्ट है हमारे पास बहुत अच्छे खिलाड़ी, उसको आपने उसी क्रम में लिख देना है जिस क्रम में वो क्या है, हिंदी के अंदर दिया गया है। यही ट्रिक है, पहले सब्जेक्ट लिखे और फिर सेंटेंस से क्या है, आप बैक करते आ जाएं। क्या करते आ जाएं स्टूडेंट्स, यहां पर आप लगाएं, क्या लगाएं, आप अपने यहां पर यूज करेंगे दे आर। अब इसने आर लगा दिया तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, उसके बाद उसी क्रम में लिख दें दे आर। उसके बाद हमारे पास है क्या है स्टूडेंट्स, आपका वेरी, बहुत का मतलब होता है वेरी, और गुड, और उसके बाद क्या आपका प्लेयर, और प्लेयर नहीं है आपको पता है, प्लेयर्स है। तो आपका बन जाएगा सेंटेंस दे आर वेरी गुड प्लेयर। इसका मतलब फिर समझ ले, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखे, बाद में है या हूं है या है, तो उसके बारे में उसके हिसाब से आप इज, एम आर का यूज करें। अगर इसी सेंटेंस में था हो जाए तो वहां पे आवाज वर्ग का प्रयोग करें, और उसके बाद जो रेस्ट पार्ट है सेंटेंस का उसको उसी क्रम में लिख दें, उसी तरीके से लिख दे जिस तरीके से वो हिंदी में दिया गया है। तो एक सेंटेंस और देखते हैं स्टूडेंट्स। आपको पता है कि मैं एक अध्यापक हूं, मैं की इंग्लिश आपको पता है कि आई बनती है, लेकिन हूं अब मैं जाऊंगा बिल्कुल लास्ट में सेंटेंस के, और वहां पर मेरे पास है हूं, और हूं के लिए हम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, एम। तो क्या बन जाएगा, आई एम, और उसके बाद एक
अध्यापक, मेरे पास बचा एक अध्यापक, आ टीचर। तो इस प्रकार से आपकी ट्रांसलेशन आसानी से हो जाएगी। कौन सी? जहां पर आपको दिखानी है सब्जेक्ट की स्टेट दिखानी है, चाहे प्रेजेंट की स्टेट हो, चाहे पास्ट की स्टेट हो, और चाहे वो फ्यूचर की स्टेट हो। तो मैं फ्यूचर के लिए भी आपको बता देता हूं। तो उसके बाद पहले हम इनको कर लेते हैं। वह बहुत उदास है। अब आपको पता कौन है उदास? जिसकी बात की जा रही है ही की, लड़की नहीं भी हो सकती है वो कि वह बहुत उदास है, लेकिन जब तक हमें सेक्स का पता ना चले या जब तक खुद आप ना बोल रहे हो कि आप किसको एड्रेस करना चाहते हैं, इसको ही मानना है। तो स्टूडेंट्स यहां पर देखिएगा, अब और हम सेंटेंस भी करेंगे। तो वह हो गया, लास्ट में गए तो है मिला, है के लिए आप लगाते हैं इज, और फिर उसी सीक्वेंस में बहुत उदास, वेरी सैड। ठीक है स्टूडेंट्स, वेरी सैड। तो इस प्रकार से आप सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं स्टूडेंट्स, ताकि आपको क्लियर हो जाए। वही फिर हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को देख लेंगे कि वह, वे, राम। हमने कुछ नहीं करना, जिस तरह से सेंटेंस में सब्जेक्ट दे रखा है सब्जेक्ट को वहीं पर रखेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा यहां पर है स्टूडेंट्स ही। तो पहले में वह घर पर था। ये थोड़ा सा डिफरेंट सेंटेंस स्टूडेंट्स, जिसको आपको ध्यान से देखना है। यह थोड़ा सा डिफरेंट है और मैंने जानबूझ के इसको लिखा कि आप कभी ऐसा मतलब करते करते गलत ना कर दें। तो वह घर पर था, तो पहला काम होता है सब्जेक्ट लेना, फिर लास्ट में जाना। था के लिए आप क्या लगाते हैं? was। आप इज एम आर नहीं लगाएंगे, अब था है इसमें। था के लिए आप क्या लगाएंगे? स्टेट दिखानी है, क्योंकि एक्शन नहीं है, पोजेशन नहीं है। एक्शन होता तो आपको क्या पता चलता? शारीरिक काम होता या मानसिक कार्य होता, और पोजेशन होता तो क्या पता चलता? रखता है, पास है। तो ऐसे सेंटेंसेस में पता चलता आपको। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो सिंपल था है तो was का यूज करेंगे। राम क्या, तो वह घर पर था। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको आपको ध्यान रखना है, इसको हम कहते हैं कारक। हिंदी में आपने सुना होगा कारक। कारक जब भी कभी आता है स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है, जिस भी शब्द से बाद में आता है उस शब्द से पहले उसको यूज किया जाता है। तो इस सेंटेंस में थोड़ा सा, अगर आप इधर से चलते जाओगे, आप लिख दोगे राम वाज होम एट, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो आपको कारक को पहले यूज करना है, एट होम। तो आपको यह भी बात ध्यान रखनी है कि कारक अगर आया हो कॉम्प्लीमेंट के बाद में, तो उससे पहले लगाना है। बस इतना भी ध्यान रखना है। वे मेरे मित्र हैं, यह बहुत आसान है आपको। तो वे मेरे मित्र हैं नोट है। और जब हैं होता है तो हम लगाते हैं स्टूडेंट्स आर। क्या लगाते हैं? आर का हम यूज करते हैं। जब होता है क्या होता है स्टूडेंट्स? हैं का यूज होता है। तो आपका ये हो जाएगा दे आर। अब आपको पता है उसी क्रम में लिख देना। मेरे मित्र को हम कहेंगे माई, और क्या लिखेंगे स्टूडेंट? फ्रेंड्स। वे मेरे मित्र हैं। उसके बाद राम एक राजनेता है। तो राम हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। राम हमारा क्या स्टूडेंट? सब्जेक्ट है। राम हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है। राम एक राजनेता है, और है तो राम एक सिंगुलर है, तो हम है के हिसाब से इज लगा देंगे। बचा हमारे पास क्या? एक राजनेता। और एक राजनेता को कहेंगे आ पॉलिटिशियन। तो आपका बन जाएगा कि राम एक राजनेता है। तो इसी प्रकार से स्टूडेंट्स आपको पता है कि जब आपको फ्यूचर में किसी चीज की स्टेट दिखानी है कि वो ये होगा, वो ये होगी, ठीक है, वह होगा, तो आपको दिखाना कि अब जो चीज है तो वर्तमान की स्टेट में आप लगाते हैं इज एम आर, और भूतकाल में कोई चीज थी तो लगा देते हैं वाज वर। और जब कोई फ्यूचर में ऐसा होगा तो उसके लिए आप क्या लगाते हैं? विल बी और शेल बी का यूज करते हैं। और मैंने यहां लिखा है विल का, देखिए सेल का यूज को याद कर लें, आई वी के साथ सेल लगाते हैं, और बाकी सबके साथ अगर सब्जेक्ट कोई और है आई वी के अलावा तो हम उसके लिए लगाते हैं, उसके साथ लगाते हैं विल। और अभी इस के भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब मैं इसी को थोड़ा सा रिमूव कर देता हूं यहां से, ताकि आप ज्यादा बड़ी वीडियो ना बने, लंबी ना बने। अगर ऐसा ही सेंटेंस होता स्टूडेंट्स, वह घर पर था की बजाय आपको मिलेगा उसमें होगा। क्या मिलेगा आपको वहां पे? होगा आपको वहां पे मिलेगा। कहता है उसके बाद है कि वह घर पर होगा। तो आपको पता है स्टूडेंट्स की, आपको पता है गा के लिए हम क्या लगाते हैं? फ्यूचर के लिए हम क्या लगाते हैं? विल सेल, यानी कि होगा, होगी, होगे। तो आपको ध्यान रखना है कि वह घर पर होगा, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लगाना है। रूल में कोई चेंज नहीं होगा, बिल्कुल लास्ट में जाना है। यहाँ पे गा मिला तो इसका मतलब विल सेल लगाना पड़ेगा। स्टेट दिखानी है तो विल सेल लगाना पड़ेगा। और ही के साथ आपको पता है क्या आता है स्टूडेंट्स? विल आता है। आई वी के साथ सेल आता है, तो बन जाएगा ही
ही विल बी, और वही रूल आपका कारक को पहले लगाए एट होम, एट होम। तो इसी प्रकार से अगर आप कहें वे मेरे मित्र होंगे, वे मेरे मित्र होंगे, ज्यादा हैं, है ना, वे मेरे मित्र होंगे, लेकिन यहां पे ज्यादा और कम का कोई चक्कर नहीं है, ध्यान ये रखना है, कभी ज्यादा और कम के चक्कर में पड़े रहें। आपको आईवी के साथ सेल लगाना है, बाकी चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, उसके साथ आप क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। वे मेरे मित्र होंगे तो क्या बनाओगे, सब्जेक्ट वही है दे, कोई चेंज नहीं है, दे। अब आपको होंगे के लिए क्या लगाना पड़ेगा, दे के साथ भी विल लगेगा, आपको पता है दे विल बी, और वही क्या होगा, माई फ्रेंड्स, दे विल बी माई फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से राम एक राजनेता होगा, ये कैसे बनाए कि राम एक राजनेता होगा, तो राम के साथ वही विल आएगा क्योंकि आई भी नहीं है, राम विल बी आ पॉलिटिशियन। अगर मैं एक राजनेता होऊंगा, ठीक है, बनूंगा, तो क्या होगा, आई के साथ आपको पता है कि लगाना पड़ेगा सेल, आई शैल बी आ पॉलिटिशियन, कि मैं एक राजनेता बनूंगा। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपको समझ में आ जाएगा कि कोई हिंदी का सेंटेंस अगर आपको दिया गया है, whatever sentence is given to you that is showing state और पोजीशन जो दिखा रहा है, तो उसका क्रम आपको यही रखना है, इसी तरीके से बनाना है। पहले सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट की इंग्लिश लिख दीजिएगा, उसके बाद में देखिएगा कि वहां पर है या हूं है या हैं का यूज किया गया है, या था या थे या होगा होगी दिया गया है, तो उसके हिसाब से आपको लगाना है। उसके बाद जो रेस्ट सेंटेंस का पार्ट बचता है, सेंटेंस का जो रेस्ट पार्ट बचता है, उसको आपने उसी क्रम में लिख देना है। बशर्ते एक चीज को याद रखना है, अगर कारक आया है तो कारक जिस शब्द के बाद में यूज होता है, उससे उसका यूज जो है इंग्लिश बनाते समय पहले किया जाता है। घर पर इंग्लिश कैसे बनेगी, घर पर बाद में लगाया, लेकिन इंग्लिश बनेगी एट होम। इन द रूम, कमरे में, इन द रूम, ठीक है, आपको पता है हाथ में, इन द हैंड्स, ठीक है। आपको इस प्रकार से याद करना है, कारक को हमेशा उस शब्द से पहले लगाएं जिसके बाद में उसका यूज किया गया है। तो फ्रेंड्स अब समझते हैं अपने कंसेप्ट को, पोजीशन वाले को, कि पोजीशन में क्या है। देखिएगा अभी तक हमने क्या प्रेजेंट की स्टेट दिखाई, क्या दिखाई, स्टेट किसकी होती है, सब्जेक्ट की। पोजीशन भी किसका होता है, सब्जेक्ट का, और काम भी कौन करता है, सब्जेक्ट। तो सारा सब्जेक्ट ही काम करता है, सब्जेक्ट की स्टेट दिखानी होती है और सब्जेक्ट का ही पोजीशन होता है। जब सब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट पोजीशन दिखाना हो तो सेंटेंस में आपको मिलेगा रखता है प्रेजेंट में, या पास है, या रखता था, या रखता होगा, या उसके पास होगा। तो आपको ध्यान रखना, आप प्रेजेंट का पोजीशन भी दिखा सकते हैं, तो क्या लगाओगे, हैज हैव। और जब स्टूडेंट सेंटेंस के बाद में आ जाए, आप प्रेजेंट पास्ट भी भूल ही जाओ, टेक्निकल वर्ड्स मुझे यूज भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि मैं ये वीडियो जो है एक बिगिनर्स के लिए बना रहा हूं। तो ध्यान रखना है कि जब भी आपको दिखे रखता है तो वहां पे आप लगा दोगे हैज या हैव में से, क्योंकि दोनों का अर्थ सेम होता है। या पास है तब भी लगा दोगे हैज हैव में से, क्योंकि उसका रूल क्या है, थोड़ा ध्यान रखना है कि आई और बहुवचन जब भी सब्जेक्ट होगा तो हैव लगाना, और एक वचन के साथ आपको क्या लगाना है स्टूडेंट्स, हैज का प्रयोग करना है। यू आर गोइंग टू यूज हैज, आपको हैज का प्रयोग करना है। इसी प्रकार से भूतकाल की अगर बात करें तो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, बस आपको दिखना है रखता था, पास था, तो वहां दोनों के साथ सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैड का यूज होगा। और जब आपको स्टूडेंट ध्यान रखना है कि उसके पास होगा, वह रखता होगा, ठीक है, तो दोनों विल और शैल का यूज होगा वहां पर। और बस ध्यान रखना है कि आईवी को छोड़कर बाकी सबके साथ विल का प्रयोग होगा, और आईवी के साथ क्या स्पेशल रूप से क्या लगेगा, शैल का प्रयोग होगा। तो आइए कुछ सेंटेंस से ट्रांसलेट करते हैं कि मेरे पास एक कार है। आपको इस सेंटेंस में क्या देखने को मिला, पास, मेरे पास, और पास हमारे पास, और साथ में मिल गया है। और जब पास है अर्थात वर्तमान में है, और वर्तमान का पोजीशन दिखाना है, तो सब्जेक्ट है मेरा। देखिए मेरा, आपको ध्यान रखना है, मेरा माई भी होता है मेरे, ठीक है, माई भी होता है, लेकिन सेंटेंस के शुरू में अगर मेरा, मेरी, मेरे है तो उसका अर्थ बनेगा आई। तो ध्यान रखें क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में कभी भी हमारा पॉजेसिव ऑब्जेक्टिव अकेला नहीं आ सकता, हमें नॉमिनेटिव केस का यूज करना पड़ता है। तो आगे देखिएगा स्टूडेंट्स क्या होगा, यहां पे सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे आई। अब जाएंगे लास्ट में, है, तो है पास
पास और है दोनों मिलके बन जाएगा हैव, यानी कि मेरे पास है। क्योंकि है के लिए हम तो इज एम आर लगाते हैं, लेकिन इसमें क्या है, पोजेशन है, पोजेशन है, पास है, इन दोनों के लिए हम क्या यूज करते हैं, दोनों के लिए। और ये पास है हमने दोनों के लिए यूज कर दिया हैव, क्योंकि पहले बता चुका हूं कि आई और बहुवचन के साथ हैव आता है, तो मैंने वहां पर हैव लगाया। और बचा हुआ पार्ट क्या था बच्चों, एक कार, आई हैव अ कार। तो आपको यहां से ये सेंटेंस आपका आसानी से बिल्कुल आराम से बन जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से स्टूडेंट देखिएगा, उसे अच्छा ज्ञान था। अब ज्ञान था, हालांकि इसमें पास भी नहीं है, लेकिन आपको यहां पे सेंस निकल के आ रही होगी। देखना, आपको सेंस करना, महसूस करना सीखना पड़ेगा कि उसको अच्छा ज्ञान था, अर्थात उसके पास अच्छा ज्ञान था। कहते ना कई बार, भाई उसके पास अपने सब्जेक्ट का बहुत अच्छा ज्ञान था, तो यही सेंस है। था अगर है तो आपको क्या लगाना है, हैड का यूज करना है। उसे की इंग्लिश होगी स्टूडेंट्स ही, और ही के साथ हैड आ गुड, क्या है स्टूडेंट, नॉलेज, गुड नॉलेज, उसको अच्छा ज्ञान था। तो आपको देखो, उसे है, और यानी क्या था, पास के लिए हमने लगाना, ज्ञान के लिए हमने क्या लगाना है, नॉलेज है, उसे ही और हैड और क्या अच्छा ज्ञान हो जाएगा, अ गुड नॉलेज, उसको एक अच्छा ज्ञान था। कुछ बच्चों को हो जाएगा ऐसा कि यहाँ ए क्यों आया है, आर्टिकल, इतना इन पे ध्यान ना दें, ये आपको आ जाएंगे टाइम टू टाइम। अगर आपका कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट जो आप लगाते हैं, तो अगर वो काउंटेबल और सिंगुलर है तो आपको ए एन लगाना ही पड़ता है। तो इसको भी हम इसके ऊपर भी परिचर्चा करेंगे। आज सिर्फ हम बात करते हैं किसकी, ट्रांसलेशन की। आपके पास मेरी पुस्तक होगी, आपके पास, यू आपको पता है, और होगी, पास होगी, और जब पास होगी उसके लिए हम क्या है लगाते हैं, विल और शैल। और आपको पता है कि यू के साथ क्या आएगा, मैंने लिखा है आई वी के साथ शैल आता है, बाकी के साथ क्या आता है, विल आता है। यू विल क्या बन जाएगा आपका, यू विल हैव, यू विल हैव तक हमारा ये हो गया, आपके पास होगी, और बचा क्या मेरे पास, मेरी पुस्तक, तो क्या बन जाएगा, माई बुक, माई बुक। तो स्टूडेंट्स आपको इस तरह से आपको इन सेंटेंसेस को क्या करना है, ट्रांसलेट करना सीख लेना है। तो अभी देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर आपको ध्यान रखना है, जैसा कि अगर आपको अब थोड़ा सा हम प्रैक्टिस करें, जैसा कि आपको यहां पर क्या ध्यान रखना है कि जैसे हमने जो प्रेजेंट की स्टेट दिखाने के लिए इज एम आर का यूज किया, पास्ट की स्टेट दिखाने के लिए वाज वर का यूज किया, और फ्यूचर की स्टेट दिखाने के लिए विल बी और शैल बी का यूज किया। अगर स्टूडेंट्स अभी तक हमने सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस सीखे हैं, अगर नेगेटिव सेंटेंस उनका बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, और यहां इनका भी नेगेटिव बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स अगर आपको लगे कि मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास एक कार, और यहां पे आज आपका नहीं, तो आपको क्या लगना है स्टूडेंट, यहां पे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो सेंटेंस है वो कैसा है, नेगेटिव है। तो आपको इसका नेगेटिव बनाने के लिए स्टूडेंट्स क्या करना पड़ेगा, जब भी आपको इनका नेगेटिव बनाना हो हैज हैव के साथ, तो आपको क्या लगाना है स्टूडेंट्स, आपको यूज करना है डू और डज का, डू और डज का। जहां आप हैव लगाते हैं, अर्थात आई और प्लूरल के साथ आपको डू लगाना है, ध्यान रखना है, और एक वचन के साथ क्या लगाना है स्टूडेंट्स, आपको डज का यूज करना है। और आपको वहां पर आपको फिर ध्यान रखना है, क्या हो जाएगा आपका इस हिसाब से कि मेरे पास एक कार नहीं है, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा आई के साथ, आई डोंट या डो नॉट हैव अ कार। आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। फिर अगर आप नेगेटिव सेंटेंस जब बनाते हैं तो वहां पर हैज हैव में से सिर्फ आपको हैव का ही यूज करना है। जैसे मेरे पास, उसके पास ज्ञान नहीं था, तो बन जाएगा ही। अब ये था वाला जो होगा स्टूडेंट्स, वहां पर जहां पे हैड होगा तो वहां पर आपको लगाना पड़ेगा डिड। क्या लगाना पड़ेगा, डिड का यूज करना है। उससे अब इसका बनाते हैं डिड लगा करके, ही डिड नॉट, नॉट लगाना पड़ेगा, ध्यान रखें नहीं वाला है, तो ही डिड नॉट हैव अ गुड नॉलेज। तो इस प्रकार से आप इनका नेगेटिव भी बना सकते हैं, सिर्फ क्या लगा के, डू डज प्रेजेंट के लिए, यानी कि हैज हैव वाली सेंस में, हैं वाली सेंस में, था थे वाली सेंस में आपको लगाना है, डिड का यूज करना है। लेकिन तीनों के बाद आपको नोट करने वाली बात है कि जब भी आप क्या लगाएंगे, हैज हैव लगाएंगे या हैड लगाएंगे, तो ध्यान रखना तीनों के साथ ही आपको, इनके साथ तो आपको पता है सेपरेटली क्या आएगा, डू डज आएगा ऊपर वालों के साथ, और इसके साथ आएगा डिड। लेकिन आपको ध्यान रखना है जब इनके बाद जो वर्ब आएगी वो हैव ही आएगी। आपको ध्यान रखना कि सिर्फ आपको हैव का यूज करना है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना स्टूडेंट्स। अगर आपको वह मेरा मित्र है, जैसे हमने इज एम आर वॉज वर से बनाया, वहां कुछ नहीं करना, वहां सिर्फ इज एम आर वॉज वर के बाद नोट लगा देना है, और विल बी और शैल बी में जो
है विल के और सेल के बाद नोड लगा देना है, बाकी काम सारा हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपको यहां से जो ट्रिक पकड़नी वो क्या है, जब भी आप पोजीशन दिखाते हैं या किसी भी सब्जेक्ट का पोजीशन के साथ साथ या स्टेट आप दिखाते हैं तो आपको क्या करना है, जो भी आपका हिंदी के वाक्य में जो भी क्या दे रखा हो, सब्जेक्ट दे रखा हो, उसको जोगा तो लिखो और पीछे से सेंटेंस को उठाकर चलना शुरू, पीछे वाला देखिएगा वहां पे हिंट मिल जाएगा, अगर उसके हिसाब से उठाइएगा सेंटेंस और वहां पर इज, एम आर, वाज, वर, हैज, हैव का यूज कर दीजिएगा और बाकी जो सेंटेंस बचा उसको जो का तो लिख लीजिएगा, बशर्ते बस कारक को छोड़ करके। कारक को आगे लगा दे तब लिख दे, अगर कारक नहीं है तो जो का तो सेंटेंस आप लिख सकते हैं। तो आइए 1 2 4 सेंटेंसेस की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि हाँ मैंने आपको सिखाया है और आप सीख गए होंगे। सो स्टूडेंट्स आइए वाइंड अप करते हैं इस टॉपिक को और देखते हैं, एक बार समझते हैं कि हमने कितना सीखा कुछ एग्जांपल से और उनको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। वही फॉर्मूला, पहले सब्जेक्ट फिर लास्ट का जो भी वर्ड इंडिकेट कर रहा है उसको लगाइए और फिर जो रेस्ट पार्ट है उसी को उसके क्रम में ही लिख दीजिएगा और करते हैं शुरू। अब देखिएगा तो हमारे पास जो पहला सेंटेंस है, वे आज स्कूल में हैं, वे आज स्कूल में हैं। तो आपको पता है, पहले आपको पता सब्जेक्ट क्या स्टूडेंट्स का, दे, वे की इंग्लिश क्या बनेगी स्टूडेंट्स आपको बता दे, और हैं के लिए आप क्या लगाते हैं, ज्यादा हैं, वे स्कूल में हैं। आपको बता प्रेजेंट के लिए, हैं के लिए आप क्या लगाते हैं, इज, एम, आर। सो दे आर। अभी मैंने बताया था कारक के लिए हम क्या लगाते हैं स्टूडेंट्स, कारक के लिए हम क्या करते हैं, कारक को पहले लगाएंगे तो आपको उसके बाद बचा आज स्कूल और स्टूडेंट्स उसके बाद आपको लगाना है स्कूल, दे आर इन स्कूल, दे आर इन स्कूल और आज के लिए आपको लगाना पड़ेगा टुडे। तो आप कहोगे कि यहां पर क्रम क्यों चेंज हुआ, आपको मैंने जानबूझ के ऐसा लिखा है कि सारे सेंटेंसों में कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। जो टाइम्स एडवर्ब हैं स्टूडेंट्स उनका हम स्टूडेंट्स याद रखना है, जो टाइम्स एडवर्ब है या एडवर्ब जो टाइम है उनको हम सेंटेंस के लास्ट में यूज करते हैं। कहां पर यूज करते हैं स्टूडेंट्स, लास्ट में। जैसे यस्टरडे, टुडे, टुमारो ये बाद में आनी चाहिए, अगर आप उनको शुरू में यूज करें तो कॉमा लगाना पड़ेगा। दे आर इन स्कूल टुडे, वे आर स्कूल में हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगला सेंटेंस है था। आपको पता है जब आप स्टेट दिखाते और था आता है तो वाज लगाते हैं और थे आता है तो वर लगाते हैं। तो सबसे पहले वही सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे राहुल, कौन है सब्जेक्ट हमारा, राहुल, और था के लिए हम लगाएंगे स्टूडेंट्स वाज, राहुल वाज। और फिर मैंने कारक जानबूझ के लिया, आपको पता है कारक को हम तुरंत क्या लगाते हैं, कारक को साथ में ले लेंगे इन, और कहां पे, मेरी क्लास में, कहा था इन माय क्लास, मेरी क्लास में। बाकी सेंटेंस जो होगा तो वे पक्के मित्र होंगे। अब होंगे से पता चलता है कि फ्यूचर में, फ्यूचर की बात है तो यहां पे ध्यान रखिएगा। तो दे, आपको पता है कि यहां पे आप क्या बनाएंगे इसका, दे, और उसके बाद दे के साथ आपको विल बी, दे विल बी फास्ट फ्रेंड, क्या होगा, फास्ट फ्रेंड्स। पक्के मित्र को हम कहते हैं स्टूडेंट्स फास्ट फ्रेंड्स, वो पक्के मित्र होंगे तो हमारे यहां पे बन जाएगा दे विल बी फास्ट फ्रेंड्स। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि दे विल बी फास्ट फ्रेंड। अगला सेंटेंस है आप एक अच्छे आदमी हैं। अब ये वर्तमान की स्टेट है। अब आपको इंग्लिश में पता है क्या कहते हैं, यू, क्या कहते हैं, यू। अब हैं, आप एक अच्छे आदमी हैं के लिए आपको लगाते हैं, क्या लगाते हैं, आर, यू आर। अब बचा क्या है, एक अच्छे व्यक्ति, आ गुड मैन, यू आर आ गुड मैन। तो इस प्रकार से आपने स्टेट वाले सेंटेंस बना लेने हैं कि शुरू में सब्जेक्ट लगाइए, उसके हिसाब से आप इज, एम, आर, वाज, वर और विल, शैल बी में से लगाइए और सेंटेंस आपका बन जाएगा। अब हम देख लेते हैं थोड़ा पोजीशन वाले। पोजीशन में देखिएगा सेंटेंस क्या था, मेरे पास, और जब से पास की बात आए तो आपको लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, हैज और हैव। अगर वर्तमान में है और पास्ट में है तो क्या लगाना पड़ेगा, हैड। क्या यूज करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, आपको हैड का यूज करना पड़ेगा। और फ्यूचर होगा तो विल हैव और शैल हैव का यूज आपको करना पड़ेगा। तो यहां पर हम देखते हैं क्या बनेगा, मेरे पास। तो मेरे पास के बाद आई और पास है, दोनों को मिलाकर बनेगा हैव। आई के साथ हैव आता, आई हैव, और क्या है मेरे पास, मेरा बैग बचा, माई बैग, आई हैव माई बैग। मेरे पास क्या स्टूडेंट, मेरा बैग है। तो ये सेंटेंस आपका बन जाएगा। आगे हम एक बहुत बड़ा घर रखते थे, हाँ यानी कि रखते थे, पास था तो दोनों आपका इंडिकेट कर रहे हैं पास्ट को। तो हम क्या है, वी, और रखते थे, रखते के लिए हम लगाएंगे हैड, वी हैड, और बचा क्या, एक बहुत बड़ा घर, आ वेरी बिग,
और क्या है, घर को कहेंगे स्टूडेंट्स हम हाउस। वी हैड अ वेरी बिग हाउस, हमारा एक बहुत बड़ा घर था, या हमारे पास एक बहुत बड़ा घर था, या हम एक बहुत बड़ा घर रखते थे। तीनों सिचुएशन एक ही तरह से। अगला सेंटेंस देखिएगा स्टूडेंट्स क्या है, उनके पास एक कुत्ता होगा, अर्थात फ्यूचर की बात की गई है। तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट हमारा क्या है, उनके की इंग्लिश हो जाएगी दे। क्या बन जाएगा, दे, और पास होगा तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, विल हैव। ठीक है, और अगर यहां पर होता आई या वी तो बन जाता शैल हैव। दे विल हैव आ डॉग, उनके पास क्या होगा, एक कुत्ता होगा। और अगला सेंटेंस देखिए स्टूडेंट्स क्या कहता है कि मेरे पास एक अच्छी जानकारी है। मेरे पास एक अच्छी जानकारी है, तो क्या बनेगा, यहां पे बनेगा आई, और मेरे पास है वर्तमान में है तो क्या लगाओगे, आई हैव। ठीक है, और बचा क्या, एक अच्छी जानकारी, तो बनेगा आ गुड इंफॉर्मेशन। क्या बनेगा, आ गुड इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो आपका बन जाएगा आई हैव अ गुड इंफॉर्मेशन, मेरे पास एक अच्छी जानकारी है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। और आज हमने ट्रांसलेशन सीखी है सिर्फ क्या, कौन सी वर्ब वाले वाक्यों की जिनमें एक्शन नहीं होता, सिर्फ पोजेशन होता है या स्टेट होती है। अर्थात जहां पर सब्जेक्ट की स्टेट दिखानी हो, इज, एम, आर, वॉज, वर या विल बी और शैल बी अकॉर्डिंग टू द लास्ट वर्ड के अनुसार। है, हूं, हो है तो इज, एम, आर से काम चल जाएगा। था, थे, थी है तो पास से काम चले, आपका काम चलेगा वॉज, वर से। अगर वहां पर होगा गागेगी तो आपका काम चलेगा विल बी और शैल बी से। इसी प्रकार से पोजीशन पास है, रखता हूं तो आपका हैज हैव से काम चल जाएगा। पास था, रखता था तो हैड से काम चलेगा। और पास होगा या रखता होगा तो विल हैव और शैल हैव से काम चलेगा। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप पोजेशन वाली वर्ब और क्या है, किस वाली, स्टेट वाली वर्ब का क्या कर सकते हैं, वाली सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन कर सकते हैं। और वही तरीका, पहले सब्जेक्ट फिर लास्ट से उठाइए और बाकी सेंटेंस जो का तो लिख दीजिएगा, बशर्ते बस एक चीज को ना भूले, कारक को आपको लगाना पड़ेगा कहां, लास्ट वाले वर्ड के साथ ही। तो इस प्रकार से आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स की आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपकी काफी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ये फर्स्ट सीरीज हमने शुरू की है ट्रांसलेशन पर, और बाकी जो सीरीज आनी है और बाकी टॉपिक्स पर जो वीडियो बनाई जानी है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आपको बने रहना है अपने YouTube चैनल के साथ जिसका नाम है करियर लॉन्चर एकेडमी। सो आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।